ठीक है, लास्ट क्लास में अपन क्वेश्चंस देख रहे थे, उसमें कुछ न्यूमेरिकल आया था, तो टाइम के कमी के चलते अपन ने न्यूमेरिकल को स्किप कर दिया था, जल्दबाजी में निकाल दिया था। आज उन क्वेश्चंस को देखते हैं, ध्यान से देखते हैं क्या है कैसे है। और वैसे इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आए हैं, ये वाला तो सृजन सर का अपना बनाया हुआ है कि कल को अगर क्वेश्चन दे दे तो आप बना पाए। वैसे कॉमन सेंस का क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन गेट में आ सक रहे हैं, ये नहीं आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन है जहाँ पे आपको ना तो कोई क्लास में आपको वो कराया गया रहा होगा और ना पे कहीं पे फॉर्मूला वगैरह लगता होगा, वहां पे जो लगता है बेसिकली कॉमन सेंस और लॉजिक लगता है। एग्जाम का नाम ही है कि क्या है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग। तो बेसिकली वो आपके एप्टीट्यूड को टेस्ट करता है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस दे देंगे जहां पे कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला वगैरह नहीं लगता, आपके कॉमन सेंस लगते हैं। जैसे आपको क्या पूछा गया है, कैलकुलेट एवरेज ड्रिलिंग कॉस्ट इन रुपीज पर आवर। गिवन कॉस्ट ऑफ ड्रिल रिग इज ₹1 crore, rig life 10,000 hours, salvage value of rig after life is ₹0, maintenance cost ₹100 per hour, labor cost 1,000, fuel cost 2,000 और cost of bit is ₹100 per meter. Average drilling rate is 41 meter per hour. Assume that there are no other cost. इसके अलावा हम मान के चल रहे हैं कोई दूसरा कॉस्ट नहीं है। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, एवरेज ड्रिलिंग कॉस्ट निकालना है इस पर्टिकुलर केस के लिए। तो क्वेश्चंस को जब आप ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने आप में निकल के आ जाएगा। तो एक बार आप ट्राई कीजिए। जैसे कि मैं आपको बताया, कोई एकदम अलग से स्टैंडर्ड फॉर्मूला वगैरह का नीड नहीं है। आप चीजों को ऑब्जर्व कीजिए और आपको पर आवर का जो कॉस्ट निकालना है, उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, वो क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, वो आपने समझने का है। ठीक है, बुक के अंदर का क्वेश्चन है, जो माइनिंग ज्ञान का बुक है उसके अंदर का क्वेश्चन है। बुक में कुछ कुछ मिस्टेक दिख रहे हैं यार, जो लोगों ने मैसेज किया था, तो कोई बात नहीं भाई, फर्स्ट टाइम है, मिस्टेक हो सकते हैं। उसके क्वेश्चंस आपके लिए बहुत काम के हैं। क्वेश्चंस एटलीस्ट है वहां पे, आपको बल्क में क्वेश्चंस मिल गए जो प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, तो वो अपने आप में काम का है। जो मिस्टेक होंगे तो यही तो हमारी फायदा है ना। माइनिंग ज्ञान के साथ में सबसे बड़ा बेनिफिट, या माइनिंग ज्ञान के बुक को खरीदने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको सामने दिखेंगे जो भी चीजें हैं। मैं हूँ सामने, फैकल्टी है सामने, कहीं कोई मिस्टेक दिखा तो उसको करेक्ट करने के लिए हम हैं। बाकी सारे बुक में ऐसा कुछ नहीं होता है, गलती हो तो आप राइटर को गाली देके आगे निकल जाएंगे, साला इतना मिस्टेक। यहाँ पे मिस्टेक है तो एटलीस्ट हम तो हैं। ठीक है, और कुछ टाइम में सारे जो चैप्टर है वैसे रिव्यू में है, तो एक मैं सीट भी जारी कर दूंगा, जो जो जहाँ पर मिस्टेक है वो वहां से आप देख सके कि एक बार उसको देख ले रहेंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं होना है। ठीक है, बाकी न्यू एडिशन में तो चीजें चेंज हो ही जानी। यहाँ पे देखो, कैलकुलेट क्या आप ट्राई कर रहे हैं कि आगे बढ़े, क्या है। ठीक है, देखो बेसिकली आपको क्या पूछा है, एवरेज ड्रिलिंग कॉस्ट पूछा है। पहले तो गिवन चीजों को आप चाहे तो लिख सकते हैं, वैसे सामने दिया हुआ है कि क्या क्या चीजें दी है आपको। रिग कॉस्ट, जो आपने मशीन खरीदा है ना, तो वो रिग कॉस्ट दे दिया, चाहे मशीन कॉस्ट दे दिया, तो उसको खरीदने में आपको 1 करोड़ रुपए का आपने खरीद कर रखा है। ठीक है, तो मशीन को आपने 1 करोड़ रुपए खरीदा है और उसका लाइफ जो है वो कितना है, 10,000 घंटे तक टोटल चलेगा। एक तो कॉस्ट ये आपको बता दिया है ना। तो अगर मैं मोटा मोटी कॉस्ट को अगर डायरेक्ट जनरलाइज फॉर्मूले के टर्म्स में लिखना चाहूं, जो जो डेटा दिया है उसमें, तो ड्रिलिंग कॉस्ट जो होता है, ड्रिलिंग कॉस्ट जो होता है उसके अंदर में क्या क्या चीजें हैं, इसमें आएगा एक तो आपका डेप्रिसिएशन, ठीक है, लेबर कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट और एक मेंटेनेंस कॉस्ट। डेप्रिसिएशन, फिर लेबर कॉस्ट और फ्यूल कॉस्ट प्लस क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट। ये जो भी कॉस्ट आपको बताया यहां तक का, वो किस में निकलेगा, रुपीस पर आवर में निकलेगा। 1 घंटे में कितना कॉस्ट लग रहा है, इस पर निकलेगा। इसके अलावा एक और कॉस्ट है, इसके अलावा एक और कॉस्ट है आपके पास, कॉस्ट ऑफ बिट। लेकिन इसको क्या दिया, रुपीस पर मीटर में दिया। कॉस्ट ऑफ बिट जो है वो आपको कितना दिया, रुपीस पर मीटर में दिया। तो इसके अलावा आपका हो गया कॉस्ट ऑफ
बिट बिट इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज ड्रिलिंग कॉस्ट, एवरेज ड्रिलिंग रेट, एवरेज ड्रिलिंग। क्यों कर रहे हैं आपको आराम से देखने से समझ में आ रहा होगा कि अल्टीमेटली सर हमको जो निकालना है ना, ड्रिलिंग कॉस्ट क्या निकालना है, रुपीज पर आवर निकालना है। तो ये कॉस्ट ऑफ बिट जो दिया है ना, इसको भी अल्टीमेटली हमको जो निकालने का नीड है, वो क्या निकालने का नीड है, रुपीज पर आवर में ही निकालने का नीड। ये कैसे निकालेंगे सर, हमको क्या दे दिया है, 100 रुपये लगता है 1 मीटर को ड्रिल करने में, और हम ड्रिलिंग किस रेट से कर रहे हैं सर, 1 घंटे में 40 मीटर का ड्रिलिंग कर रहे हैं। 100 रुपये लगता है 1 मीटर को ड्रिल करने में, और 1 घंटे में हम 40 मीटर ड्रिल कर रहे हैं। दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों को मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ड्रिलिंग कॉस्ट पर आवर भी निकल आएगा। क्लियर है जी, बात समझ में आ रहा है। ये क्या है, रुपीस पर मीटर है, और अगला जो है वो क्या है, मीटर पर आवर है, मीटर पर आवर है। ये मीटर और ये मीटर कट जाएगा, मतलब बेसिकली रुपीस पर आवर में आप ड्रिलिंग कॉस्ट भी निकाल लेंगे। तो ओवरऑल हमारा यूनिट जो रहेगा, मेरे ख्याल से इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। एक नया टर्म्स और आया है, ये डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को समझ लीजिए। डेप्रिसिएशन किसी भी मशीन का क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये होगा आपका मशीन कॉस्ट, मशीन कॉस्ट या फिर बोलो इनिशियल कैपिटल, जो भी आपको मशीन को खरीदने में आपको लगा, ठीक है। तो मशीन कॉस्ट कितने में आपने खरीदा, माइनस सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू कैसे समझ सकते हैं कि कबाड़ वैल्यू, लास्ट में जब वो पूरी तरह डैमेज भी हो जाएगा ना, तो उससे हमको कितना पैसा निकल के आ जाएगा, तो वो सैल्वेज वैल्यू हुआ लास्ट में। जैसे हमने मशीन का लाइफ, अगर 10 साल के लिए आपका मशीन है, तो 10 साल बाद में भी आपका मशीन, अगर आपने 10 लाख में खरीदा, 10 साल बाद भी उसका रेट 1 लाख रुपया तो रहता ही है। तो वो 1 लाख रुपया जो है वो क्या हो गया, आपका सैल्वेज वैल्यू हो गया इस पर्टिकुलर केस का। और ये हो गया फिर तो डेप्रिसिएशन, पर साल में आपका मशीन कितने रेट से वो डेप्रिसिएट, उसका रेट किस रेट से कम हो रहा है। क्लियर है जी बात, ब्लर हो रहा है। डेप्रिसिएशन वैसे सर बताए होंगे, ज्यादा एक्सप्लेन करने का नीड मुझे नहीं लगता। राइट साइड में ब्लर है, ठीक है। ये ब्लिंक भी हो रहा है यार, अभी कुछ ठीक है, चलो ठीक ठीक, कोई इधर फोकस करते हैं। मशीन कॉस्ट, सैल्वेज वैल्यू और मशीन लाइफ। मशीन लाइफ, तो बेसिकली यहां से भी हम क्या निकाल पा रहे हैं, अगर मशीन लाइफ को मैं डिवाइड कर दिया मशीन कॉस्ट से, सैल्वेज वैल्यू को माइनस करने के बाद, तो पर आर का कॉस्ट हम निकाल लेंगे, क्योंकि मशीन की लाइफ को भी आर में दिया हुआ है। अगर आप देख सकते हैं तो यहां पे देखिए 10,000 घंटा। तो बेसिकली हम डेप्रिसिएशन भी हम क्या पर घंटे का निकाल पाएंगे। देख लीजिए, मशीन का जो प्राइस है कितना, 1 करोड़ है, ठीक है, 1 करोड़ है। 1 करोड़ में कितना जीरो आता है देख लेना यार, मेरे ख्याल से 7 आता है। फिर मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी माइनस सैल्वेज वैल्यू 0 है, डिवाइडेड बाय 10,000। 10,000। अब ये सारे डेटा को आप रख दीजिए, सारे डेटा को आप रख दीजिए। एक तो आया, मैंने कर रखा है, आप भी कर लीजिएगा। एक तो आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा, तो कितना जीरो आता है, 1 2 3 4, तो 4 0 कट जाएगा, 1,000 रुपये। देख लेना कुछ गड़बड़ होगा बता देना यार। 1,000 तो ये हो गया। उसके बाद में आपका क्या था, लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट कितना दिया है, 1,000, यही बात है, देख लेना क्वेश्चन में 1,000 दिया है। दूसरा फ्यूल कॉस्ट 2,000, मेंटेनेंस कॉस्ट कितना दिया, 100 रुपया, इतना चीज दिया, सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 2,000। कुछ गड़बड़ है, अच्छा एक और है, ड्रिलिंग कॉस्ट 100 मल्टीप्लाइड बाय 41। सबको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 8,200 रुपया पर आवर। क्लियर है जी बात, समझ में आया क्या हुआ। किसी को कहीं भी दिक्कत है तो एकदम बेझिझक पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं। ड्रिलिंग कॉस्ट हमको निकालना था सर, ड्रिलिंग कॉस्ट जब हमको निकालना था तो उसके लिए हमने जो जो डेटा क्वेश्चन में दिया है उनको बस ऐड करा है,
जो जो हमको खर्चा हो रहा है उसको हमने ऐड करा है। तो खर्चा क्या क्या चीजें हैं सर? मशीन का हमने जो 1 करोड़ में लिया है, उस मशीन का भी तो कॉस्ट हर साल का गिरेगा, हर साल का गिरेगा, तो वो क्या हुआ? डेप्रिसिएशन। उसके अलावा जो लेबर हम यूज कर रहे हैं उस मशीन को यूज करने के लिए, है ना, तो लेबर का कॉस्ट, फ्यूल का कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट और बिट जो ड्रिलिंग कॉस्ट है, उस सबको हमने पर आवर के हिसाब से निकाल लिया। आराम से सॉल्व कीजिएगा, बनना चाहिए। डेप्रिसिएशन यहां से मशीन कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय मशीन लाइफ। तो मशीन कॉस्ट कितना दिया है? 1 करोड़ दिया है। कितना गया? अरे क्या बया आ गया है क्या यार? अच्छा जूम हो गया। हाँ हाँ ठीक है। क्या बोल रहा था मैं? कौन पूछ रहा था कि ये डेप्रिसिएशन जो पूछे, तो डेप्रिसिएशन बताया ना भाई साहब। डेप्रिसिएशन बताया, मशीन कॉस्ट जो भी मशीन को आपने खरीदा, सेल्वेज वैल्यू माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय मशीन लाइफ, कितने साल आपका मशीन, ये आपका डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, उसको ऐड करा। सेल्वेज वैल्यू मतलब, ये क्लास में लेट से आया हो क्या अनुराग? सेल्वेज वैल्यू मतलब बेसिकली आपका मशीन का जैसे जो भी लाइफ है, उसके बाद में मान लो उसका कबाड़ा भी बचा तो उसका रेट कितना जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली सेल्वेज का क्या मीनिंग होता है हिंदी में देख लीजिएगा। ऐसे आप इजी लैंग्वेज में अगर समझना चाहे तो आपने एक बाइक खरीदा है, और बाइक को तो छोड़ दीजिए, बाइक का बात नहीं आएगा एक्चुअली। मान लो आपने कोई ट्रैक्टर खरीदा है और बोल के रखा है कि ट्रैक्टर को आप खदान के अंदर में 20 साल ही यूज कर सकते हैं। तो 20 साल तक जो भी आपने ट्रैक्टर खरीदा 10 लाख में, और 20 साल बाद में भी जब आप उसको ट्रैक्टर को मार्केट में बेचने जाएंगे, चाहे आप कबाड़ में किलो के भाव में भी बेचे, तो वो जो 20 लाख का ट्रैक्टर था वो मान लो आपका 1 लाख में चला गया, तो वो जो 1 लाख रुपए रहा वो आपका सैल्वेज वैल्यू रहा। सर ईयर्स में क्यों लेंगे डेप्रिसिएशन को? आवर्स, आवर्स में ही लिए ना भाई साहब। चलो यार अब क्या बोलूं मैं, आवर्स में लिए ना यार। देखो कहाँ था आपका मशीन का जो कॉस्ट, जो लाइफ था, किधर है किधर है किधर है, ये लाइफ जो था, डेप्रिसिएशन मशीन का कॉस्ट कितना दिया था? 1 करोड़, 1 करोड़ दिया था। ठीक है, 1 करोड़ दिया था। फिर एक तो था सैल्वेज, ये 0 दिया था, और लाइव जो दिया है ना वो घंटे में तो दिया है भाई, किधर है? 10,000 घंटा, 10,000 घंटा। तो ये ऊपर का जो वैल्यू है वो रुपया में है, और नीचे का जो है वो आवर में है, तो रुपीस पर आवर ही तो हुआ। ठीक है, आगे बढ़े। सही से नहीं समझा रहा हूं लग रहा है यार, इतना आसान से चीज को बार बार बताना पड़ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं समझाने में गड़बड़ है। चलो कोई बात नहीं, समझ जाएंगे, कैसे समझाना सीख जाऊंगा। यहां पे आ जाओ। द रोटेशनल स्पीड एंड कटिंग वेलोसिटी ऑफ ड्रिल आर 300 आरपीएम एंड 100 मीटर पर मिनट रिस्पेक्टिवली। डायमीटर ऑफ रोटरी ड्रिल बिट इन एमएम इज। तो आपको दिया क्या गया है? एक तो आपको कटिंग वेलोसिटी दिया है और एक रोटेशनल स्पीड दिया है ना। डायमीटर ऑफ रोटरी ड्रिल बिट ये पूछा गया, ये सेम टू सेम क्वेश्चन गेट में भी आया है ना। तो सॉल्व कैसे करना है, हमको एक चीज पता है सर, हमको एक चीज पता है। अभी यार थोड़ा डिटेल में ही करवाता हूं क्योंकि फिर शॉर्ट में यूनिट को भी लोग नहीं देख पा रहे। क्या क्या दिया है हमको? हमको दिया रोटेशनल स्पीड दिया है, रोटेशनल स्पीड हमको दे रखा है। कितना दिया है रोटेशनल स्पीड? 300 आरपीएम। आरपीएम का मतलब सबने समझ में आता है मेरे ख्याल से, क्या रिवॉल्यूशन पर मिनट बोलो चाहे रोटेशन पर मिनट बोलो। फिर वेलोसिटी आपको दिया, कटिंग वेलोसिटी, कटिंग वेलोसिटी कितना दे रखा है? 100 मीटर पर मिनट। यहां पर भी मिनट है और यहां पर भी मिनट है, ध्यान रखिएगा, यूनिट को चीजों को ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन ज्यादा आसानी से होंगे, एग्जाम में फंसेंगे नहीं। ठीक है, अभी देखिए v, ये जो कटिंग वेलोसिटी होता है और रोटेशनल स्पीड, दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है? पाई डी एन। ये सारा बचपन से पढ़ते हुए आए हैं मेरे ख्याल से।
v इज इक्वल टू ओमेगा आर सबने पता है, या पाई डी एन बोल दीजिए, ठीक है। ये एक है। अभी हमको कटिंग वेलोसिटी v जो था वो कितना दिया था, 100 मीटर पर मिनट, चाहे तो लिख सकते हैं। फिर पाई का वैल्यू भी आपको दे रखा है 3। फिर डी डायमीटर आपको निकालना है, एन आपको दे रखा है 300, एन आपको दे रखा है 300। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसको नीचे ले आएंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 9 मीटर। अगर आप एमएम में कन्वर्ट करेंगे तो 111 एमएम हो जाएगा। किसी को कहीं पे समस्या है तो आप बता सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, बढ़िया योगेश, आगे बढ़े एकदम बिना हिचकिचाए। अगर कोई दिक्कत है, मैं समझ सक रहा हूँ कि कई सारे को एकदम आसान लग रहा होगा, कहीं को इसमें भी दिक्कत हो रहा होगा। गेट के क्वेश्चन है भाई, ये ऐसा ही क्वेश्चन गेट में आया हुआ है 2 नंबर के लिए, तो आसान ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा टफ आपने समझने का नीड नहीं है। एमएम में कैसे कन्वर्ट किए, ये मीटर में था, और 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm होता है, तो मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसको देखिए, सिमिलर क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, पहला नंबर का जो क्वेश्चन सॉल्व किया। कैलकुलेट द एवरेज ड्रिलिंग कॉस्ट इन रुपीज पर आवर। 1 घंटे में आपका कितना ड्रिलिंग कॉस्ट लग रहा है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो कॉस्ट ऑफ जंबो ड्रिल, जो जंबो ड्रिल आप यूज कर रहे हैं ड्रिलिंग के लिए, उसका कॉस्ट है 0.5 करोड़। मशीन का लाइफ कितना है, मशीन का लाइफ 10,000 घंटे है। सेल्वेज वैल्यू ऑफ मशीन, जो आपको मैं बता रहा था कि ये 10,000 घंटे के बाद में भी जब आप मशीन को कबाड़ में बेचने जाएंगे या सेकंड हैंड जब बेचने जाएंगे, तो उसका वैल्यू जो रहता है वो 0.1 करोड़ रुपया रहता है। इनिशियली आपने 0.5 करोड़ में खरीदा था, 50 लाख रुपए में खरीदा था, लेकिन जो 10,000 घंटा चलने के बाद भी उसका वैल्यू 0.1 करोड़ रुपया रहता है। ठीक है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट कितना लगेगा, लेबर, वही पुराने क्वेश्चन है, बनना चाहिए मेरे ख्याल से, बनना चाहिए। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में करवा दे रहा हूँ, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। जिसको नहीं समझ में आएगा भाई घर में खुद भी सॉल्व करो, टाइम दो। ठीक है, मैं शॉर्ट में कर दे रहा। डेप्रिसिएशन निकालना है पहले, जैसे उसमें था डेप्रिसिएशन प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट प्लस फ्यूल कॉस्ट प्लस ड्रिलिंग कॉस्ट, है ना, ड्रिलिंग कॉस्ट, ये तीनों चीजें थी जिसको हमने प्लस करा था, वही काम यहां पर भी करेंगे। तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमने क्या किया था सर, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमने करा था मशीन कॉस्ट, कितना दिया है 0.5, माइनस क्या किया था, सेल्वेज वैल्यू को माइनस किया था, माइनस कर दिए। पिछले बार 0 था, इस बार 0.1 है, डिवाइडेड बाय मशीन लाइफ। मेरे सॉल्व करने से पहले पहले किसी एक का आंसर भी आ जाना चाहिए, मतलब जो लोग को पिछला समझ में आया था उनका आंसर आ जाना चाहिए। तो यहाँ बोर्ड में ना देख करके आप कोशिश कीजिए, आपके पास कैलकुलेटर है तो सॉल्व करें। ठीक है, मशीन लाइफ आपको कितना दिया सर, 10,000, 10,000 घंटे आपको मशीन लाइफ दे रखा है, प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट किधर है 100 रुपया पर आवर, प्लस लेबर कॉस्ट, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है यार, कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए भाई साहब, प्लस फ्यूल कॉस्ट 2,000 रुपया, फिर बिट कॉस्ट, इसको भी पर आवर का ही निकालना है, लेकिन ये किसमें दिया है, रुपीस पर मीटर में दिया है। और 1 घंटे में आप कितना मीटर ड्रिल करते हैं, 35 मीटर ड्रिल करते हैं, तो 1 घंटे का बिट का कॉस्ट कितना लग रहा है निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर से मीटर कटेगा, रुपीस पर आवर में निकल जाएगा। तो 35 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये चीज समझ में आ रहा है क्या। हमको बिट कॉस्ट दिया है, 1 मीटर जब आप ड्रिल करते हैं ना सर तो 100 रुपया लगता है, 1 मीटर जब आप ड्रिल करते हैं तो 100 रुपया लगता है, और 1 घंटे में हम 35 मीटर तक ड्रिल कर पाते हैं। मतलब मोटा माटी जो हमको बिट का कॉस्ट लग रहा है सर, वो 1 घंटे में कितना लग रहा है, 100 को मैं 35 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3500 रुपया हमको बिट कॉस्ट लग रहा है 1 घंटे का। ठीक है, तो वो हमने कर दिया। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आप आराम से ला सकते हैं। देखो 1 करोड़ है, करोड़ को आपको किस में कन्वर्ट करेंगे, रुपीज में कन्वर्ट करेंगे बेसिकली। मतलब करोड़ का अगर आप जो भी रुपीज में लेना चाहेंगे तो 10 टू द पावर 7 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो करोड़ निकल आएगा। ठीक है, बेसिकली जो 10 टू द पावर 7 है उसमें से
4 शून्य कटेगा, बचेगा 3। कैलकुलेशन बताना चाह रहा हूँ यार, इतना तो समझ में आता है भाई, इंजीनियर से। ठीक है, 10वीं 12वीं वाला काम तो आपको आए, 10वीं 12वीं नहीं, 4थी 5वीं वाला काम ये तो आप कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो कोई एक भाई का आया आंसर 7,000 रुपया, तो मैं भरोसा करके चलता हूँ कि 7,000 रुपया हमारा आंसर आ रहा है, मतलब राइट आंसर इज ऑप्शन बी। 7,000 है कि कुछ गड़बड़ करवा रहे हैं मुझसे, है ना? क्लियर है? हाँ, अभी भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अरे सर इतना फास्ट बताना, कुछ तो समझ में नहीं, पूछ लो भाई, पूछ लो, पूछने में नहीं हिचकिचाना है, पूछने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाना। गुरु जी तो चाहेगा ना कि यार 2 मिनट का काम 1 मिनट में या 30 सेकंड में हो जाए, हम तो भागने का ही कोशिश करेंगे। एग्जाम आपको दिलाना है, गुरु जी को नहीं दिलाना। गुरु जी एग्जाम क्या अपना जॉब ले लिए हैं, ठीक है, तो मैं तो चाहूंगा कि जितना कम टाइम में हो जाए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपने पूछने का है। चलिए आगे समझिए। रोटेशनल स्पीड एंड कटिंग वेलोसिटी ऑफ ड्रिल आर 250 आरपीएम एंड 71.5 मीटर पर मिनट। डायमीटर ऑफ रोटरी ड्रिल बिट इज, सिमिलर क्वेश्चन है, जो पुराना क्वेश्चन था वैसा ही, और गेट 2013 का प्यारा सा क्वेश्चन है। डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिए, हाँ ठीक है ना यार, तो समझ में ऐड किया था, माइनस कर लो। ऐड ही ना करना है जी कॉस्ट में, जी डेप्रिसिएशन कॉस्ट को, कि आपका मशीन आपने एक 5 करोड़ में 0.5 करोड़ में खरीदा है, हर साल कितना उसका डेप्रिशिएट, हर घंटे कितना डेप्रिशिएट हो रहा है, समझ रहे हो? हर घंटे कितना डेप्रिशिएट हो रहा है, उसको तो माइनस बेसिकली कॉस्ट में ही ना ऐड करोगे, कि 5 लाख में खरीदा था, 1 घंटे बाद में उसका कीमत जो है वो 4 लाख हो गया, फिर अगले 1 घंटे में 3 लाख हो गया, तो उसको मैं ऐड ही ना करूंगा। 65 क्या, इसका आंसर 65 बता रहे हैं, ठीक 65 तो नहीं आएगा, मेरे में कुछ और आ रखा है, देखते हैं, हो सकता है मैंने गलत करा होगा। ठीक है, चलो इसको देखते हैं क्या बोला है। वही पुराना काम है जो पिछले क्वेश्चन में हमने करा था। क्या दिया है आपको, ये देखो, गेट 2013 का क्वेश्चन है, इस लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है। एक सिंगल सा फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला भी आपके इसका नहीं है, आपके इंजीनियरिंग का नहीं है, वो बचपन में आपने पढ़ रखा है। ठीक है, बस आपको ड्रिल मशीन दे दिया करके आपके इंजीनियरिंग से जुड़ गया, अदरवाइज चीजें वही पुरानी है। क्या पुरानी है सर? कि कौन सा क्वेश्चन है जी? अच्छा 46, ठीक, एक क्वेश्चन छूट गया पीछे लग रहा है। अच्छा ये करवा लिया था मैं, इसमें गेट 2013 का क्वेश्चन, ठीक। 65 आ रहा है, सही आंसर है, ठीक है 65 ही आएगा। दूसरा क्वेश्चन को ओपन करके रखा था यार। हाँ तो क्या बोल रहा था मैं, बताने की जरूरत है कि आगे बढ़े? वही है यार जो हमने उसमें किया था, v इज इक्वल टू पाई डी एन। v आपको दे रखा है, कितना दिया है 17.50। पाई अब की बार 3 नहीं दिया है, तो क्या लेंगे, पाई का वैल्यू क्या होता है, ये तो सबको ही पता होगा 3.14। डी कितना है, डी ही निकालना है सर। एन कितना है 350 आरपीएम। ठीक है, अभी आप यूनिट को ध्यान में रखिएगा, यहां पर रोटेशन पर मिनट था, है ना, यहां पर भी क्या है, मीटर पर मिनट है। कल को आपको अगर दे दिया, कल को आपको क्या दे दिया, ये जो है अगर क्या मीटर पर सेकंड में दे दिया, तो उधर भी आपने उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, डी आप निकाल सकते हैं, तो यूनिट को ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ पे मिनट और वहां पे मिनट कट गया, अल्टीमेटली आपको जो डी निकल के आ रहा है किसमें निकल के आ रहा है, मीटर में आ रहा है, उसको हमने एमएम में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो यूनिट मेरे ख्याल से इतना तो यूनिट सबको आता ही है, नहीं भी आता होगा तो भाई बताओ, ठीक है, जो दिक्कत है, जैसा भी दिक्कत, थोड़ा एफर्ट लगाओ। क्लास में दिक्कत है तो यूनिट वगैरह कंफ्यूजन दूर करने में आप खुद से भी एफर्ट लगाओ। चलो, और रोटरी देखो, गेट 2017 का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन, कोई एफर्ट नहीं। क्या बताओ, वर्क डन आपने पढ़ा ही होगा ना 11वीं 12वीं में, वर्क डन का ही काम है। वर्क डन क्या होता है सर, बुक जिसके पास है यार, बुक में थोड़ा गलत सॉल्व हो गया है, वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो गलत लिखा है उसमें, तो करेक्ट कर लेना, यही फायदा है बेसिकली, मैं सामने हूं, अगर कुछ गड़बड़ है तो बताने के लिए। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पढ़ा है हमने सर, क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन, अपॉन में 60 करना पड़ेगा। अगर आया तो करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे दोनों मिनट में था तो काम हो गया हमारा। हाँ यहाँ पे देखो क्या बोला है, वर्क डन क्या होता है सर,
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है 6.75 किलो न्यूटन। अब देखो ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे सर, देखो रिवॉल्यूशन कितना 1800 रिवॉल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में हमारा जो ड्रिल है वो कितना घूम रहा है 1800 बार रिवॉल्व हो रहा है एक मिनट में। पेंट्रेशन रेट कितना है, पेंट्रेशन रेट जो है वो 0.15 मीटर है पर मिनट, 0.15 मीटर है पर मिनट, ये क्या है पेंट्रेशन रेट। तो अगर आपको एक रिवॉल्यूशन का पेंट्रेशन निकालने बोल दिया जाए तो कर सक रहे हैं क्या, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं, एक मिनट में कितना है, पहले तो आप समझिए कि 18 रिवॉल्यूशन पर मिनट एक मिनट में, यहां पे मैं डी निकालने की कोशिश कर रहा हूं ना, ठीक है, एक मिनट में कितना रिवॉल्यूशन है 1800 नहीं यार 180 रिवॉल्यूशन है ना, और एक मिनट में कितना मीटर ड्रिल कर रहा है 0.15 मीटर ड्रिल कर रहा है, 0.15 मीटर ड्रिल कर रहा है, ठीक है। अगर मैं दोनों को इक्वलेट कर दूं, ठीक है, तो 1800 रिवॉल्यूशन में 0.15 मीटर ड्रिल कर रहा है, एक रिवॉल्यूशन में कितना मीटर ड्रिल करेगा सर 0.15 डिवाइड बार बार बोल रहा हूं 180 है, ठीक है, एक रिवॉल्यूशन में कितना मीटर ड्रिल करेगा, एक रिवॉल्यूशन में 0.15 डिवाइडेड बाय 180। ये चीज किसी को समझने में दिक्कत है क्या, एक मिनट में 180 रिवॉल्यूशन हुआ सर, और एक मिनट में 0.15 मीटर क्या कर रहा है ड्रिल कर रहा है, मीटर ड्रिल कर रहा है, तो बेसिकली एक रिवॉल्यूशन में कितना मीटर 0.15 डिवाइडेड बाय 180, वही बेसिकली आपका डी है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0.15, तो एफ को हमने लिख दिया कितना 6.75 किलो न्यूटन, किलो के जगह कितना हो गया 10 टू द पावर 3, हाँ भैया नीचे से आइएगा ना, इधर से नीचे से, ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा, बन रहा है सबसे, आगे बढ़े फिर। तो ये बेसिकली आज का लास्ट क्वेश्चन था, एक आध क्वेश्चन छूट गया क्या, एक वाला क्वेश्चन 33 क्वेश्चन, अच्छा 33 नहीं लाया मैं, ठीक है, वो जो सेकंड वाला बोल रहा था वैसे 30, खैर ठीक है सिमिलर क्वेश्चन है, बना ले। हाँ बताओ भाई, अभी आगे बढ़ सकते हैं कि कोई है भाई बंधु जिनको कोई कंफ्यूजन हो, गेट के क्वेश्चंस थे यार, गेट के क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन है गेट के, ये क्वेश्चन है गेट के, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं, रिसेंट के क्वेश्चन है 2017 के क्वेश्चन है, ठीक है, आगे बढ़े फिर। चलो अभी अपन स्टार्ट करते हैं एक्सप्लोजिव्स एंड ब्लास्टिंग, कितना टाइम लग गया 30 मिनट, चलो ठीक है, हाँ एक्सप्लोजिव्स एंड ब्लास्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसके बारे में थोड़ा समराइज कर देते हैं कि क्या होता है बेसिकली, है ना। ये जो एक्सप्लोजिव्स एंड ब्लास्टिंग है पिछले 4-5 साल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है। इस पर्टिकुलर से अगर मैं एक्सप्लोजिव्स को मिला दूं, उसके इंग्रेडिएंट या एक्सप्लोजिव से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस को मिला दूं, और ब्लास्टिंग के अंदर ब्लास्ट डिजाइन वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन को मिला दूं, सेकंड नंबर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, ये वाला, इसी की बात कर रहा है निरुद्ध, चलो ठीक है यार बाद में देख लेंगे, ब्लास्टिंग स्टार्ट करते हैं, आधा घंटा निकल गया भाई, आप मुझसे अलग से पूछ लेना यार, ठीक है, या क्लास एक बार दोबारा देख लेना भाई, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन था जहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसे घसीटने का नीड है, ठीक है, देख लेना, वो सेम क्वेश्चन 4 बार हुआ है, जो पहला क्वेश्चन करवाया रिलेटेड सेकंड वाला भी था, जो लास्ट 2 साल का करवाया कुछ वैसे ही टाइप का है, ठीक है, तो दिक्कत है, एक बार मैं अलग से आपको पर्सनली बता दूंगा, अभी यहाँ पे आता है, ठीक है। हाँ क्या बता रहा था मैं, ये जो एक्सप्लोजिव एंड ब्लास्टिंग है माइंड डेवलपमेंट के अंदर में जितने भी टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो ये एक्सप्लोजिव एंड ब्लास्टिंग है। लगभग इसका अकेले का वेटेज अभी पिछले अगर मैं 7-8 साल का लेके चलूं तो 50-60% वेटेज अकेले एक्सप्लोजिव एंड ब्लास्टिंग का, बाकी सारे टॉपिक का 30-40%। आपने देख भी लिया प्रीवियस कितने क्वेश्चन हमने करे जो कल डिस्कस कर रहे थे थ्योरी वाले न्यूमेरिकल्स के, है ना, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं,
किससे? एक्सप्लोजिव्स एंड ब्लास्टिंग से। तो ये जो टॉपिक है उसको बहुत ध्यान से देखेंगे। वैसे अपने आप में वास्ट है, मैं था ना ड्रिलिंग जैसे वास्ट था, उससे कहीं ज्यादा लंबा चौड़ा हमारा एक्सप्लोजन एंड ब्लास्टिंग है। लेकिन हम अपने क्लास को पूरी तरह से डेडिकेटेड रखेंगे गेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग या उसके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, किस तरह के क्वेश्चंस कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, उन टॉपिक को ज्यादा अच्छे से स्ट्राइक करेंगे, बाकी चीजों को ऊपर से जस्ट समझ करके निकलेंगे। ठीक है, थॉट प्रोसेस के हिसाब से कि गेट के एग्जाम किस तरह से पूछता है, उस थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग अपन क्लास को रखने वाले हैं। और हमारा कोशिश ये रहेगा क्लास के बाद से एक्सप्लोजन एंड ब्लास्टिंग से बनने वाले क्वेश्चन कोई भी ना छूटे। अल्टीमेट एम वही है कि हमारा 100% क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता, उस हिसाब से मैं छोटे छोटे चीजों को पहले क्लियर करते हुए चलता हूं कि जब हम बात करते हैं ब्लास्टिंग की, तो वहां पे क्या क्या चीजें चाहिए होता है, एक तो एक्सप्लोजिव चाहिए जब हम ब्लास्टिंग की बात करेंगे, और उस एक्सप्लोजिव को इनिशिएट करने वाला कोई चीज चाहिए, ठीक है, तो हम इसके अंदर में क्या पढ़ेंगे, पहले तो एक्सप्लोजिव के बारे में समझेंगे कि माइंस के अंदर में कौन कौन से एक्सप्लोजिव्स यूज हो रहे हैं, चाहे वो अंडरग्राउंड माइंस की बात हो, मेटल माइंस की बात हो, कोल माइंस की बात हो या माइन की बात हो, कौन कौन से एक्सप्लोजिव यूज हो रहे हैं। और फिर उस एक्सप्लोजिव के बाद में जो उसको इनिशिएट करने के लिए जो हमको चाहिए, ठीक है, आप एक्सप्लोजिव मतलब क्या समझे, घर में जो फटाका फोड़ते हैं, उस फटाके को भी इनिशिएट करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, फायर देना पड़ता है, आग लगाना पड़ता है, जब तब जाके आपका फटाका फूटता है। सिमिलरली माइंस के अंदर में भी आपको एक्सप्लोजिव को एक इनिशिएट करने के लिए उसको जो इनिशियल जो भी शॉक या फिर हीट या फिर फ्रिक्शन, ये तीनों में से कोई भी एक चीज देने का नीड पड़ता है ताकि वो इनिशिएट हो सके। तो उस इनिशिएटर के बारे में पढ़ेंगे, डेटोनेटर मतलब बेसिकली एक्सप्लोजिव एक्सेसरीज के बारे में पढ़ेंगे कि और क्या क्या चीजें हैं जो एक्सप्लोजिव के साथ में ब्लास्टिंग में यूज होता है, तो वो सारा चीज पढ़ेंगे। आफ्टर देन हम उस ब्लास्टिंग पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे कि माइंस के अंदर में कौन कौन सा ब्लास्टिंग सरफेस में, अंडरग्राउंड में कौन सा ब्लास्टिंग पैटर्न यूज होता है, और उस पैटर्न से बनने वाले क्वेश्चंस, ये सारे चीज हैं जो हम आने वाले 8, 10, 15 क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है जी बात, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी समझिए एक्सप्लोजिव होता क्या है, ठीक है, बारूद जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या होता है। इट इज एन सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस विच चेंज देमसेल्फ instantaneously into a large volume of gases at high temperature and pressure when a flame, heat or sudden shock, बीच में लिखाना था, sudden shock is applied to it। तो बेसिकली एक एक्सप्लोजिव क्या होता है, या तो ये सॉलिड होगा या तो लिक्विड होगा या फिर सॉलिड और लिक्विड दोनों का मिक्सचर होगा, और जैसे ही हम इस पे क्या करते हैं, टेम्परेचर क्या करते हैं अपन, एक इनिशिएट करते हैं इसको, इनिशिएट क्या, फ्लेम से या हीट से या सडन शॉक से, जो डेटोनेशन जिसको बेसिकली हम बोल रहे हैं, डेटोनेटर जो यूज करते हैं, है ना, उससे जब हम इसको इनिशिएट करते हैं तो क्या करता है, ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस रिलीज करता है। ठीक है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस क्या करता है, रिलीज करता है हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे। क्लियर है जी बात। तो ये बेसिकली क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। जब हम आप इसको इनिशिएट करते हैं तो लार्ज वॉल्यूम में गैस रिलीज करता है एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। दिस आर यूज्ड इन अंडरग्राउंड माइंस एंड क्वारीज टू ब्रेक कोल और अदर रॉक। बेसिकली कोयला या रॉक को ब्रेक करने के लिए हम इस एक्सप्लोजिव एनर्जी का यूज करते हैं अंडरग्राउंड माइंस के अंदर में या ओपन कास्ट माइंस के अंदर में, ड्यू टू बिल्डिंग हाई प्रेशर रॉक। जो मैंने बताया ना कि जो गैस रिलीज हो रहा है हाई प्रेशर या टेम्परेचर पे, उस हाई प्रेशर के कारण ही आपका रॉक ब्रेक होता है। और चीजों को ध्यान से देखेंगे, रॉक फ्रेगमेंटेशन का के बारे में भी बाद में जानेंगे। अभी फिलहाल एक्सप्लोजिव का बेसिक इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल समझ में आ गया। केमिकल कंपाउंड है, लिक्विड या सॉलिड दोनों हो सकते हैं, दोनों का मिक्सचर हो सकता है। इसको क्या करने की जरूरत पड़ रहा है, हमको इनिशिएट करने की जरूरत पड़ रहा है। एज सिमिलर है जैसे हमने फटाके को फोड़ने के लिए आग देना पड़ता है, वैसे एक्सप्लोजिव को भी ब्लास्ट करने के लिए हमको कुछ ना कुछ इनिशिएटर की जरूरत पड़ती है। वो जो इनिशिएटर है या तो फ्लेम हो सकता है, या तो हीट हो सकता है, या सडन शॉक हो सकता है। सडन शॉक को ही हम क्या बोल रहे हैं, डेटोनेशन बोल रहे हैं। इसमें से कोई भी एक चीज हम अप्लाई करने के बाद में क्या करते हैं, एक्सप्लोजिव को बेसिकली एक्सप्लोड करते हैं। और उस एक्सप्लोजिव एनर्जी का हम यूटिलाइजेशन कहां पे करते हैं, रॉक को या कोयले को ब्रेक करने के लिए करते हैं। मैंने दो चीजें बताया, एक तो बताया हीट या फ्लेम बताया, और दूसरा सडन शॉक बताया। तो हीट जो मैं बता रहा हूं बेसिकली वो कंबसन है, और एक दूसरा जो सडन शॉक बताया वो है डेटोनेशन।
तो कंबसन और डेटोनेशन, इन दोनों में फर्क क्या है सावधानी से समझते हैं ताकि आगे की चीजें क्लियर रहे। कंबसन इज अ प्रोसेस ऑफ वेरी हाई रेट ऑफ बर्निंग। कंबसन क्या, एक तो आप क्या करते हैं लकड़ी को भी जलाते हैं, एक तो आप क्या करते हैं लकड़ी को भी जलाते हैं, वो भी क्या है बेसिकली दहन उसको भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम कंबसन की बात करते हैं तो वहां पे जलने का जो आपका क्रिया रहेगा वो हाई रेट पे होगा। जैसे आप गन पाउडर को जलाते हैं या वहां पे आप जो बताया ना फटाके में जो बत्ती रहता है उसको आप जलाते हैं तो तुरंत आग पकड़ करके फटाके तक पहुंचता है, वो क्या है बेसिकली कंबसन है। तो हाई रेट ऑफ बर्निंग को आप क्या बोल रहे हैं, कंबसन बोल रहे हैं। लेकिन जब आप डेटोनेशन की बात करते हैं तो डेटोनेशन क्या होता है बेसिकली शॉक जो ट्रेवल कर रहा है उसको हम डेटोनेशन बोल रहे हैं। शॉक जो देने का बात आ रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, डेटोनेशन बोल रहे हैं। अगर डिटेल में देखना चाहेंगे तो प्रोसेस ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वायलेंट शॉक वेव थ्रू अ सिलेंड्रिकल चार्ज इनिशिएटिंग एन इंस्टेंटेनियस एंड हाई डिग्री ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड प्रोड्यूसिंग सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी फॉर प्रोपेगेशन ऑफ शॉक वेव, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो डेटोनेशन क्या हुआ, जो हमारे केमिकल कंपोनेंट है या जो एक्सप्लोजिव है उसको इनिशिएट करने के लिए सफिशिएंट एनर्जी जो देने का काम है या सफिशिएंट शॉक वेव देने का जो काम है वो बेसिकली क्या है, डेटोनेशन है। अगर मैं दूसरे शब्दों में बताना चाहूं आपको तो डेटोनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग सफिशिएंट वायलेंट शॉक टू एक्सप्लोजिव टू बर्न टू ब्रिंग अबाउट एन ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है। तो क्या है बेसिकली, एक तो हमने बताया कंबसन बताया जहां पे आप सफिशिएंट अमाउंट में क्या दे रहे हैं, आग दे रहे हैं जिससे कि वो एक्सप्लोड हो पाए, और जब हम डेटोनेशन की बात कर रहे हैं तो सफिशिएंट अमाउंट में आप शॉक दे रहे हैं, धक्का आप दे रहे हैं एक्सप्लोजिव को, जिससे कि वो क्या हो सके, इंस्टेंटेनियसली अपने एटम्स को रीअरेंज कर सके, अगर टेक्निकल टर्म्स में बोलना चाहे तो, ठीक है। अभी देखिए, इफ डेटोनेशन इज नॉट देयर देन देयर इज डिफ्लेग्रेशन इन द बर्निंग, ठीक है। डिफ्लेग्रेशन मूव्स वेरी स्लोली टू प्रोड्यूस शॉक वेव सफिशिएंट टू फ्रैक्चर रॉक, ठीक है। अभी जब जो हमने बताया, एक तो कंबसन बताया और दूसरा डेटोनेशन बताया। ये जो डिफ्लेग्रेशन है वो क्या चीज है, अगर आपका डेटोनेशन नहीं होगा तो डिफ्लेग्रेशन होगा। डिफ्लेग्रेशन जो होता है बेसिकली क्या होता है, रैपिड बर्निंग ये भी है लेकिन फायर नहीं है बेसिकली, ऐसा मान के चलो, या फिर बोल सकते हो डिफ्लेग्रेशन में आपका क्या होगा बेसिकली, एक तो होता है कि जब डेटोनेशन होगा तो एक सेटरिंग इफेक्ट होगा। सेटरिंग मतलब क्या होता है, आपका रॉक जो बेसिकली टूटने का जो काम है वो क्या हो गया, सेटरिंग हुआ। और जब डिफ्लेग्रेशन होगा तो हीविंग होगा, बेसिकली डिस्प्लेस रॉक को का जो मूवमेंट का काम है बेसिकली इससे होगा। ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझिए मत, इसको मैं आगे क्लियर कर दूंगा। अभी बस इतना समझिए कि अगर डेटोनेशन नहीं होगा, अगर आपने सफिशिएंट अमाउंट में जो भी वायलेंट शॉक नहीं दिया इनिशिएट करने के लिए, देन वहां पे डेटोनेशन ना होगा, क्या होगा, डिफ्लेग्रेशन होगा, ठीक है। तो डिफ्लेग्रेशन मूव्स वेरी स्लोली टू प्रोड्यूस शॉक वेव सफिशिएंट टू फ्रैक्चर, जो भी रॉक को फ्रैक्चर करने के लिए जो भी शॉक वेव चाहिए वो प्रोड्यूस करने के लिए आपका डिफ्लेग्रेशन होता है, ठीक है। अंडर सफिशिएंट डेटोनेशन, ये चीज को मैं बाद में क्लियर कर दूंगा डिफ्लेग्रेशन को, ठीक है, अभी रहने दीजिए। अंडर सफिशिएंट डेटोनेशन रॉक सैटर्स वेयरएस वीक डिफ्लेग्रेशन प्रोसेस रॉक डिस्प्लेस। मैंने क्या बताया कि अगर सफिशिएंट डेटोनेशन हुआ तो रॉक क्या करेगा, सैटर करेगा, सैटरिंग होगा, ठीक है। सैटरिंग मतलब क्या होता है कि बेसिकली रॉक जो है टूटेगा। लेकिन अगर आपका वीक डिफ्लेग्रेशन है देन रॉक क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, हटेगा, ठीक है, अपनी जगह से हटेगा मात्र, मान के चलिए। लेकिन अगर सैटरिंग होगा तो टूटेगा। वही चीज मैं ऊपर में बताना चाह रहा था, लाइंस क्लियर नहीं इसलिए भी मैं छुड़वा के चला, ठीक है। डेटोनेशन होगा तो रॉक सैटर करेगा, और अगर डिफ्लेग्रेशन प्रोसेस होगा, वीक डिफ्लेग्रेशन प्रोसेस होगा, रॉक डिस्प्लेस होगा। इतना सा चीज ध्यान में रखिए, कल को आपको लाइन अलग से आ जाए तो आपने पता होना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए। अगर मैं एक्सप्लोजिव इंग्रेडिएंट की बात करूं, यहां तक की बातें क्लियर है क्या, कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ, एक वो डिफ्लेग्रेशन को छोड़ के यहां तक में कोई समस्या वैसे ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है। डेटोनेशन और कंबसन आपको बताया गया कि डेटोनेशन क्या होता है, शॉक वेव का जो ट्रेवल करना है या शॉक वेव देने का जो काम हुआ डेटोनेशन हुआ, और बर्निंग का जो काम हुआ, हाई रेट ऑफ बर्निंग जो हुआ वो आपका कंबसन हुआ, ठीक है। आ गया एक्सप्लोजिव, जो हमारा बारूद है, एक्सप्लोजिव है, उसके अंदर में मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है, उसका यूज क्या होता है। तो मेन इंग्रेडिएंट की बात करें तो एक तो होगा ऑक्सीडाइजर, दूसरा फ्यूल, और तीसरा सेंसिटाइजर्स। ऑक्सीडाइजर का क्या काम है, ऑक्सीडाइजर्स आर द कैरियर which helps in supply of oxygen for explosive reaction। जो आपका एक्सप्लोजिव रिएक्शन है
उसके लिए सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन, हाँ सेटर्स मीन ब्रेक होना, ठीक है, रॉक का ब्रेक होना। क्या बोलता है, ऑक्सीडाइजर्स आर कैरियर्स विच हेल्प्स इन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फॉर एक्सप्लोजिव रिएक्शन। जो एक्सप्लोजिव रिएक्शन है उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन देने का जो काम कौन करता है, ऑक्सीडाइजर करता है, ऑक्सीडाइजर करता है। बेसिकली बोलने का क्या हुआ कि जब आप होल के अंदर में एक्सप्लोजिव को डालते हैं ना, तो उसका कांटेक्ट सरफेस इन्वायरमेंट से हट जाता है, एटमॉस्फेयर से हट जाता है। तो जो बाहर का जो ऑक्सीजन है उसको वो क्या करता है, बेसिकली रिएक्शन में यूज नहीं कर पाता है। तो एक्सप्लोजिव को अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, उसमें इस तरह का इंग्रेडिएंट होना चाहिए जो रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन दे सके, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन देने का काम कौन करता है सर, ऑक्सीडाइजर करता है, ठीक है। एक्सप्लोजिव confines of borehole cannot depend outside source for oxygen and the ingredient have to be self sufficient commonly used oxidizer। तो जब मैं बताया वही सारा चीज लिखा हुआ है कि बोरहोल के अंदर में हम जब उसको डालते हैं ना, अपने आप में कन्फाइंड रहता है, वो बाहर के सोर्स से ऑक्सीजन या एयर नहीं ले सक रहा है, तो उसको क्या होना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, अपने आप में उसके पास ऐसा कोई इंग्रेडिएंट रहे जो उसको ऑक्सीजन का सप्लाई कर सके, ऑक्सीजन को दे सके रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो कॉमनली यूज्ड ऑक्सीडाइजर्स कौन कौन से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑक्सीडाइजर्स जो एक्सप्लोजिव के अंदर में यूज करते हैं कौन कौन से हैं, सारे को याद रखिए। पीछे में नाइट्रेट दिखे तो कहीं ना कहीं दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि ऑक्सीडाइजर होगा। अमोनियम नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम परक्लोरेट, फिर अमोनियम परक्लोरेट, ठीक है। तो नाइट्रेट या क्लोरेट कुछ दिखा तो ये दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि ये हो सकता है ऑक्सीडाइजर होगा सर। तो ये आपको देखने मिल जाता है ऑप्शंस में कि कॉमन ऑक्सीडाइजर यूज्ड इन एक्सप्लोजिव, 4 ऑप्शन दे दिया, पता होना चाहिए। फ्यूल में आइए, कॉमनली यूज्ड फ्यूल इंक्लूड्स कार्बन, फ्यूल ऑयल, सल्फर, एल्यूमिनियम, फेरोसिलिकॉन, ये सारे जो है एक्सप्लोजिव के अंदर में एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। बात करें सेंसिटाइजर्स की, तो एक्सप्लोजिव के अंदर में सेंसिटाइजर्स जो होता है, सेंसिटाइजर्स आर एडेड टू एक्सप्लोजिव मिक्सचर टू मेक द एक्सप्लोजिव कैप सेंसिटिव और बूस्टर सेंसिटिव एज द केस में भी। तो बेसिकली एक्सप्लोजिव को कैप सेंसिटिव बनाने के लिए या बूस्टर सेंसिटिव बनाने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, सेंसिटाइजर्स ऐड करते हैं। ये जो सेंसिटाइजर्स है बेसिकली सर क्या करता है, ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोपेगेशन सेंसिटिविटी, डेटोनेशन स्टेबिलिटी, एबिलिटी टू परफॉर्म अंडर टफ कंडीशन सच एज कोल्ड क्लाइमेट, हाई हाइड्रोस्टेटिक हेड। इन सारी जगह में भी बेसिकली हमारे एक्सप्लोजिव को सही से परफॉर्म करे उसके लिए बेसिकली काम आता है सेंसिटाइजर्स। जैसे आपको कोई हिली एरिया में लेके जाना है जहां पे बर्फ जमा हुआ है, या कोई बहुत ज्यादा गर्म जगह में ब्लास्टिंग करना है, तो ऐसे जगह में भी आपके जो बेसिकली केमिकल्स ही है, तो ऐसा आपका उसमें जो भी एलिमेंट आप मिला के रखें कि कोल्ड क्लाइमेट में भी काम आ सके और गर्म जगह में भी काम आ सके, टफ कंडीशन में बेसिकली आप यूज कर सके। ये भी पर्पस है आपके सेंसिटाइजर्स का कि उसका जो सेंसिटिविटी है वो ना जाए ऐसे जगह में या टफ कंडीशंस, ठीक है। एक तो पहला यूज मैंने आपको बताया कि एक्सप्लोजिव कैप सेंसिटिव होगा कि बूस्टर सेंसिटिव होगा, वो सेंसिटिविटी भी सेंसिटाइजर्स हमने कौन डाल रखा है उस चीज पर डिपेंड करेगा। मैं आगे बताऊंगा कि कैप सेंसिटिव क्या होता है और बूस्टर सेंसिटिव क्या होता है। अभी के लिए बस इतना ध्यान में रखिए कि कैप सेंसिटिव है कि बूस्टर सेंसिटिव है, किस पर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर में हमने सेंसिटाइजर्स क्या डाला है, ठीक है। ये जो सेंसिटाइजर्स है सर वो एक्सप्लोजिव भी हो सकता है, नॉन एक्सप्लोजिव भी हो सकता है। तो एक्सप्लोजिव की बात करें तो नाइट्रोग्लिसरीन एक सेंसिटाइजर्स है जो अपने आप में एक एक्सप्लोजिव है। इसके अलावा अगर मैं नॉन एक्सप्लोजिव सेंसिटाइजर्स की बात करूं तो एल्यूमिनियम, मिथाइल एमाइन नाइट्रेट, हेक्सामाइन, एयर बबल्स, माइक्रो बलून्स, ये सारे सेंसिटाइजर्स है जो कि नॉन एक्सप्लोजिव है, जो कि हम एक्सप्लोजिव के अंदर में यूज करते हैं उसको सेंसिटाइज करने के लिए। ये नाम आपको याद रहना चाहिए, गेट के एग्जाम के अंदर में एयर बबल्स, माइक्रो बलून्स, ये दोनों से